नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलान जंग। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट किसी भी वक्त आ सकती है। करीब 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर कल मुहर लगी है और आज नामों का ऐलान होने की उम्मीद की जा रही है। इस शो में आज आप और कौन कौन सी चुनावी खबरें देखने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी जानकारी ले लीजिए। एक एक करके मैं आपको दिखाती हूं क्या क्या दिखाएंगे आपको, किसको इनाम मिलने वाला है, किसका कटा नाम, ये वो बड़ी खबर होगी जो आपके लिए हम लेकर आएंगे और साथ ही आपको बताएंगे विजय पथ नई शपथ। इसके बारे में विस्तार से रिपोर्ट आपका इंतजार कर रही है आगे। उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, मतलब 3 स्टेट 96 सीट सेट, इसको लेकर भी विस्तार से आगे रिपोर्ट है। साथ ही हिमाचल प्रदेश की उठापटक को लेकर राजा बजाएगा कांग्रेस का बाजा, यहां अभी सस्पेंस बरकरार है। और महागठबंधन की फूट के बारे में भी आपको बताएंगे। महागठबंधन में फूट अभी बाकी है और होनी टूट। साथ ही खबर महाराष्ट्र से भी सामने निकल कर आ रही है, महाविकास आघाड़ी के खेमे से सामने निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र की खबर में जो महाराष्ट्र में आघाड़ी है वो बंटवारे की वहां पर बेकरारी है क्या, इसके बारे में भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट का सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। कल रात की मीटिंग के बाद से अब खबर यह है कि किसी भी वक्त उम्मीदवारों के नाम वाली वो पहली लिस्ट सामने आ सकती है। दोपहर से ही ये चर्चा है। माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर पार्टी मोहर लगा चुकी है। पहली लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं। रात को करीब 4 घंटे तक बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। 17 राज्यों की 155 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर चर्चा हुई। इन 17 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। रात करीब 11 बजे से मीटिंग शुरू हुई, जो तड़के 3 बजे तक चलती रही। एक नाम, एक सीट और एक वोट के समीकरण पर बात हुई और 100 से ज्यादा नामों पर पार्टी के नेताओं ने मुहर लगाई। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यूपी में सीटों का बंटवारा गठबंधन के दलों में कुछ इस तरह से हुआ है। बीजेपी 74, अपना दल 2, आरएलडी 2, एसबीएसपी 1 और निषाद पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने यूपी के 60 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की है और ज्यादातर नामों पर सहमति बन गई है। पहली लिस्ट में मोदी, राजनाथ समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसी तरह झारखंड में 14 में से 1 सीट आसुजू को देगी, बल्कि 13 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। इसी तरह असम में 11 सीटों में भाजपा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 3 सीट गठबंधन दल को देने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो पहली लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। इन नामों में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि शिवराज को पार्टी ने भोपाल सीट से लड़ने का ऑफर दिया है, जबकि शिवराज विदिशा से लड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो चुका है। भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह ने कल रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और तभी से सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि पवन सिंह को बीजेपी पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उतार सकती है। सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ पवन सिंह का मुकाबला हो सकता है। बीजेपी की उम्मीदवार वाली पहली लिस्ट आनी है और उसी को लेकर इस वक्त बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में 4 सांसदों के टिकट कट सकते हैं। आप जानते हैं दिल्ली में 7 सांसद हैं, सातों के सातों सांसद बीजेपी के हैं। ऐसे में बीजेपी आने वाले समय में 4 सांसदों के टिकट काट सकती है। दिल्ली में 3 सांसद ही रिपीट होंगे। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी आज ही जो 100 उम्मीदवारों के आसपास वाली लिस्ट बताई जा रही है उसमें संभव है और दिल्ली में नए चेहरों पर भी पार्टी दांव लगाएगी, ऐसी भी खबर मिल रही है। सीधे
आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, दिल्ली लोकसभा 7 सीटें हैं, 2014 हो 2019 हो, 7 में 7, 100% स्ट्राइक रेट बीजेपी का। इस बार 2024 चुनाव के लिए दिल्ली की 7 सीटों को लेकर क्या है सांसद वाला प्लान पार्टी का? रोमाना, आपने बहुत सारी चीज़ें बता भी दी हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूं। भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 फिर से जीते, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्लान किया है कि कुछ नए कुछ पुराने चेहरों को रिपीट किया। 3 सांसदों की जो आपने बात की बिल्कुल सही है कि मेरी जो जानकारी है उसमें दक्षिण दिल्ली, इसके अलावा प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी, ये तीनों सांसद फिर से रिपीट हो सकते हैं। लेकिन जो 4 सीटें हैं, जो 4 सीटों में अभी संशय बरकरार है। चांदनी चौक से नए चेहरे की तलाश की जा रही है। इसी तरह गौतम गंभीर ने मुलाकात की थी जेपी नड्डा से। सूत्र ये बताते हैं कि गौतम गंभीर से भी कुछ अलग भूमिका में आने के लिए कहा गया। इनफैक्ट उनसे ये भी कहा गया कि किसी और सीट से आपको अगर दिल्ली के बाहर कहीं चुनाव लड़ना हो तो वो भी आप बता दीजिए। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की, नहीं मैं यही लड़ना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से किसी और को लड़ाने का मन बना लिया। इसी तरह से नई दिल्ली में भी प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी ये कुछ नए चेहरे को उतारने की। इसके अलावा जो एक सुरक्षित सीट है जिसमें से हंसराज हंस ऑलरेडी सांसद हैं, वहाँ से राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत गौतम, उनको पार्टी फील्ड कर सकती है। तो ये अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों को लेकर रणनीति तैयार की है। अब देखना ये होगा कि फाइनल जो लिस्ट है वो उसमें क्या स्थितियां रहती हैं, क्योंकि भाजपा के अंदर खाने क्या चल रहा होता अंतिम क्षण तक कुछ पता नहीं चलता है। बदलाव की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। ठीक है नीरज, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए जरा मैं दर्शकों को लेकर चलती हूँ बिग स्क्रीन की तरफ, और यहाँ इस बिग स्क्रीन पर मैं आपको समझाने जा रही हूँ बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम आकर तय कैसे किए हैं, वो कौन सा फॉर्मूला है जो उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए अप्लाई किया गया है। आपके मन में भी दिलचस्पी होगी तो बता देती हूँ आपको। जो मौजूदा सांसद हैं उनके क्षेत्र में बाकायदा पार्टी की तरफ से सर्वे कराया गया है। बीजेपी नेताओं की टीम ने हर क्षेत्र में जाकर यह सर्वे किया है। इतना ही नहीं, नमो ऐप के जरिए भी सांसदों नेताओं की जानकारी, मतलब एक तरीके से फीडबैक आप कह सकते हैं, लिया गया है। पब्लिक और कैडर के बीच छवि कैसी है सांसद जी की या नेताओं की, इसका पता लगाया गया है पार्टी की तरफ से। इलाके में किए गए काम को लेकर पूरी की पूरी जानकारी पार्टी की तरफ से ली गई है। एक सीट पर 3 से 4 चेहरे जो हैं उनको फाइनल किया गया है, और इन्हीं चेहरों के बारे में दूसरे राउंड में फिर से और जानकारी ली गई है। मतलब आप देखिए कितने लेवल्स पर स्क्रीनिंग की गई है। इन नामों की रिपोर्ट बनी है जिसे कोर ग्रुप के सामने फिर रखा गया, और इन्हीं नामों की रिपोर्ट को जिसे कोर ग्रुप के सामने रखा गया है, इन नामों पर अंतिम दौर में चर्चा हुई और उसके बाद फिर एक नाम फाइनल हुआ है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश के कुछ सांसदों के टिकट कट सकते हैं, जिसमें इंदौर के सांसद, भोपाल के सांसद, विदिशा के सांसद, बालाघाट के सांसद हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं, और यहां पर नए उम्मीदवारों पर बीजेपी दांव लगा सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बालाघाट, विदिशा, भोपाल, ये वो तमाम इलाके हैं, इंदौर, जहां पर अपने जो सिटिंग एमपीज हैं उनके टिकट बीजेपी काट सकती है, नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे लगातार बने हुए हैं। नीरज, ये नए चेहरे कहने चाहिए या फिर चेहरे बदले जाएंगे? बहुत मुमकिन कि कुछ कद्दावर नेताओं को भी पार्टी के इस बार लोकसभा चुनाव में उतारा जाए, जिसमें मध्य प्रदेश में तो सबसे आगे नाम जो है वो शिवराज सिंह चौहान का चल ही रहा है। देखिए रोमाना, चाहे चेहरे बदले जाएं या चेहरे नए लाए जाएं, दोनों बातें एक ही है। किसी सीट पर कोई सांसद चुनाव जीत कर आया है, वहाँ पे सिटिंग एमपी है, अगर उसको हटाकर किसी सेकंड को वहाँ पर मौका दिया जाता है तो अपने आप मान लिया जाएगा कि उसका टिकट कट गया वहाँ से। तो ऐसी सिचुएशन कमोबेश जो आपने सीटें बताई बिल्कुल ठीक है। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा का है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ नए चेहरे को फील्ड करना चाहती है। पहले वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को कहा गया कि आप चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने सभी कोर कमेटी और सेंट्रल लीडर्स के सामने उन्होंने इच्छा जाहिर की यदि उनको चुनाव लड़ाना ही है तो उनकी जो परंपरागत सीट है विदिशा, वहां से लड़ा जाए। तो माना यह जा रहा है कि शायद उनको विदिशा फील्ड कर दिया। इसी तरह इंदौर से भी नया चेहरा लाने की प्लानिंग है, बालाघाट से भी नया चेहरा। देखिए लगातार खबरें निकल कर आ रही है, लगातार सुगबुगाहट तेज है, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक वो उम्मीदवारों वाली पहली लिस्ट आ नहीं जाती है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। बात जरा उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। मिशन 80 के लिए, जी 80 आउट ऑफ 80 के लिए बीजेपी मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर अब फाइनल मोहर लगाने जा रही है, और खबर यह है कि आने वाले कुछ ही दिनों में मंत्रिमंडल का उत्तर प्रदेश में विस्तार होगा। इसमें ओम प्रकाश राजभर से लेकर दारा सिंह चौहान तक को मंत्री बनाया जा सकता है। तो कैसे मंत्रिमंडल विस्तार से
बीजेपी पूर्वांचल भी और पश्चिम का इलाका भी उसको साधेगी, ये समझने के लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी की इस मुलाकात के बाद पावर कॉरिडोर में चर्चा इस बात की तेज है कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो मालूम चला है उसमें योगी मंत्रिमंडल में अभी भी 5 से 6 मंत्रियों की जगह खाली है जिसे भरा जा सकता है। अगले हफ्ते कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होने वाला है। जिन प्रमुख नामों की चर्चा है उसमें एसपी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और एसपी छोड़कर बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आरएलडी से भी एक कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। खबर है कि बीजेपी के 2-3 और विधायक मंत्री बनाए जाएंगे। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, जैसा भी निर्णय होगा वो शीर्ष नेतृत्व अपना समय के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से अपना निर्णय लेंगे। और मैं जो कह सकता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व का निर्णय जो भी होगा वो हम सब लोगों को स्वीकार होगा और हम उसी के अनुसार हम लोग काम भी करेंगे। असल में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूपी का जातीय समीकरण दुरुस्त करना चाहती है। इसी कड़ी में पूर्वांचल के राजभर वोटरों को सेट करने के लिए ओम प्रकाश राजभर और पूर्वांचल के ही अति पिछड़ी जाति के वोटरों को साधने के लिए दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जाएगा। यूपी में राजभर आबादी करीब 4% है। पूर्वांचल के 5 जिलों में करीब 15 से 17% राजभर वोटर हैं। 16 लोकसभा सीटों पर राजभर वोटर प्रभाव रखते हैं। जहां तक दारा सिंह चौहान का सवाल है, वो पूर्वी यूपी के अति पिछड़े वोटर्स में अपनी अच्छी दखल रखते हैं। दारा सिंह नोनिया बिरादरी से आते हैं, जिसकी आबादी यूपी में 10% बताई जाती है। हालांकि दारा सिंह घोसी उपचुनाव हार चुके और उसके बाद उन्हें एमएलसी बनाया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर और दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के साथ थे। तब बीजेपी को पूर्वांचल में बड़ा नुकसान हुआ था। तब आजमगढ़ जिले की 10 में से 10 विधानसभा सीट बीजेपी हार गई थी। गाजीपुर और कौशाम्बी जिले में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था। बस्ती की 5 और मऊ की 4 में से बीजेपी को 1-1 सीट मिली थी। बलिया की 7 में से 2 और जौनपुर की 9 में से 4 सीटें ही बीजेपी को मिली थी। राजभर और दारा सिंह चौहान के जरिए पूर्वांचल को तो आरएलडी से किसी जाट नेता को मंत्री बनाकर पश्चिम में जाट वोटरों को साधने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, ताकि मिशन 80 का प्लान आसानी से पूरा किया जा सके। मैं आपको कुछ और आंकड़ों से समझाती हूं कि आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो नई शपथ है इसके जरिए बीजेपी विजय पथ पर बढ़ जाएगी। ये देखिए, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल रीजन है, 26 लोकसभा की सीटें यहां पर आती हैं। 2014 में इन 26 में से बीजेपी 23 जीती थी। 2 अपना दल के खाते में गई थी, सोनेलाल, और 1 समाजवादी पार्टी। वहीं 2019 में जब साथ में नहीं थे ओम प्रकाश राजभर, तो फिर यहां पर समीकरण बदल गया था। इस रूप में एसपी बीएसपी साथ में थे। बीजेपी का आंकड़ा घटकर 19 पर आ गया था और बीजेपी को यहां पर 4 सीट का नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल रीजन है, वहां पर किस तरीके से बीजेपी गणित साध सकती है, अपना 80 में से 80 वाला स्ट्राइक रेट हासिल कर सकती है ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को साथ लाकर, आप समझ गए होंगे। 3 राज्य हैं और 96 सीटें हैं। जी, 3 स्टेट्स 96 सीट्स सेट। ये सवाल इसलिए क्योंकि आज और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं 3 राज्यों के दौरे पर हैं और इस दौरे के जरिए लोकसभा चुनाव का समीकरण सेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज सुबह झारखंड में थे, शाम को बंगाल में, कल पीएम मोदी बिहार जाने वाले हैं। कैसे मोदी के फाइनल राउंड वाले मिशन से बीजेपी विजय का प्लान बना रही है, रिपोर्ट देखिए आप। जगह बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली। समय देर रात 3:15। जगह धनबाद झारखंड। समय सुबह 11:25। देश में चुनाव का बिगुल बजने वाला है
और इस चुनाव के सबसे बड़े चेहरे मोदी बिना थके बिना थमे चुनावी समर में उतर गए हैं। 2 दिन 3 प्रदेश 96 सीटों पर संदेश। पीएम मोदी के मिशन चुनाव की एक एक तस्वीर हर एक मायने आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे पीएम मोदी 96 सीटों पर सीधा संदेश देने वाले हैं। पीएम मोदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर हैं। इन 3 राज्यों में लोकसभा की कुल 96 सीट हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने इन 3 राज्यों में कुल 69 सीट जीती थी। सबसे पहले बात झारखंड की, जहां के धनबाद में मोदी ने भव्य रोड शो किया। मोदी ने 35,700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और परिवारवाद पर तीखा प्रहार किया। जेएमएम और कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक ही समझा है, क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं। आप मुझे बताइए, ये जेएमएम को चलाने वाले जो लोग हैं, एक ही परिवार के है कि नहीं है? एक ही परिवार के है कि नहीं है? वो अपने बच्चों का भला करेंगे कि आपके बच्चों का भला करेंगे? झारखंड में मोदी की नजर 2019 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को और भी बेहतर बनाने पर है। 2019 लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 में से 12 सीटों पर एनडीए ने विजय पताका फहराई थी। दोनों हाथ ऊपर करके ऐसी ताकत लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। जेलों में भी गुंज सुनाई देनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। मोदी के झारखंड दौरे से पहले ही बीजेपी ने झारखंड के मिशन 14 के लिए काम भी शुरू कर दिया। हाल ही में कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा की बीजेपी में एंट्री भी इसी रणनीति का हिस्सा है। जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है। झारखंड से पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जिसने 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदों को नई उड़ान दी थी। कभी लेफ्ट और फिर ममता का गढ़ बना ये राज्य 2024 में बीजेपी के लिए काफी अहम है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। मोदी जानते हैं सीटों की संख्या बढ़ानी है तो पश्चिम बंगाल में 2019 से भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। संदेश खाली में शेख शाहजहां की भूमिका और गिरफ्तारी ने बीजेपी के लिए जमीन भी तैयार कर दी है। हुगली में पीएम मोदी के संबोधन में ये नजर भी आया। बंगाल की स्थिति भी आज पूरा देश देख रहा है। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। अब उस राज्य की बात जहां पीएम मोदी कल जाएंगे तो उनके साथ मंच साझा वो नेता करेंगे
जो कभी दोस्त थे फिर दुश्मन बने और हाल में फिर दोस्त बनकर सीएम बन गए हैं। नीतीश की शपथ के बाद पहली बार पीएम मोदी बिहार जा रहे हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीट हैं, जिसमें एनडीए ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी के इस दौरे से एनडीए को काफी उम्मीद है। बिहार में भी मोदी करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय जाएंगे। उम्मीद है कि पीएम के इस दौरे के बाद एनडीए की सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आखिरी मुहर लग जाएगी, जिसका इंतजार एनडीए के हर दल को है। बड़ी खबर आ रही है दक्षिण भारत बेंगलुरु से। बेंगलुरु में आप जानते हैं आज धमाका हुआ। बेंगलुरु धमाके का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। बेंगलुरु का दरअसल रामेश्वरम कैफे है ये, और इसी कैफे में एक धमाका हुआ था जिसकी चपेट में आकर 9 लोग जख्मी हुए थे। उसी का ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं जिसमें रामेश्वरम कैफे नजर आ रहा है और फिर अचानक से धमाका होता है और धमाके के बाद सब कुछ धुआं धुआं। एक बार फिर से देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कैफे में चहल पहल है, लोग वहां पर मौजूद हैं, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी। जो 2 हिस्से नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, धमाके वाली जगह एनआईए की टीम भी अब पहुंची। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं आशीष से, ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है अब इस धमाके की, उससे कुछ ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है? रोमाना, ये काफी महत्वपूर्ण सुराग है जो पुलिस के पास है और इसी को इस सीसीटीवी के बेसिस पे ही पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस सीसीटीवी के सहायता से ही पुलिस सूत्रों ने हमें ये जानकारी दी है कि उन्होंने एक बैग में, एक काले कलर के बैग में ब्लास्ट होने की संभावना जताई है। इस बैग को कौन लेकर आया, कब लेकर आया, कहां कैसे लेकर आया, इन सब बातों की जांच की जा रही है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष की काले रंग का बैग और उसी बैग के जरिए धमाका, ये कुछ तस्वीर साफ हो रही है इस सीसीटीवी वीडियो के जरिए। ये बड़ी जानकारी जो आशीष की तरफ से दी गई है। फिलहाल एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, जांच आगे बढ़ाई जा रही है। कल इसी शो में हमने आपको दिखाया था कैसे बिहार के अफसर नीतीश कुमार की सुन नहीं रहे। जिस अफसर के पाठक की कहानी हमने आपको कल बताई थी, उस अफसर की बिहार से छुट्टी हो गई है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है। के पाठक को लेकर बिहार में विपक्ष कई दिन से हंगामा कर रहा था। अब हाल ये है, विपक्ष का कोई ना कोई विधायक रोज टूट रहा है। आज फिर आरजेडी के विधायक ने पाला बदल लिया है। दावा किया जा रहा है अब भी और विधायक पाला बदलेंगे। पहले गाड़ी से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी निकलते हैं और फिर सबसे अंत में आरजेडी के विधायक भरत बिंद बाहर आते हैं। 1-2 विधायक उनको साथ लेकर सीधे सम्राट के चैम्बर में चले जाते हैं। भरत बिंद कैमूर जिले की भभुआ सीट से आरजेडी के टिकट पर जीते पहली बार के विधायक हैं, जो कि पाला बदलने वाले आरजेडी के 5वें और महागठबंधन के 7वें विधायक हैं। इससे पहले आरजेडी से मोकामा की विधायक नीलम देवी, शिवहर के विधायक चेतन आनंद, सूर्यगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव, मोहनिया की विधायक संगीता कुमारी पाला बदल चुके हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 2 विधायक विक्रम के सिद्धार्थ सौरभ और चेनारी के मुरारी गौतम भी पाला बदलकर सत्ता पक्ष के साथ जा चुके हैं। आज पाला बदलने वाले भरत बिंद 2020 में ही आरजेडी में आए थे। उससे पहले बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। पत्रकारों ने जब भरत बिंद से पाला बदलने को लेकर सवाल पूछा तो जवाब में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया। आने के पीछे क्या वजह रही? आने के पीछे अपना इच्छा है, आए हैं। धीरे धीरे आपके पार्टी के अच्छा लगा होगा तभी तो इधर आए होंगे ना। क्या अच्छा लगा? नीति है, हम अपना इसमें विश्वास रखते हैं। आगे मतलब प्रधानमंत्री के काम से प्रभावित हैं। अभी माना जा रहा है कि महागठबंधन के कुछ और विधायक, खासकर कांग्रेस के विधायक, आने वाले दिनों में पाला बदलेंगे। आज कैमरे पर हिजुआ की कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी नवादा लोकसभा से टिकट देती है तो पार्टी छोड़ देंगे। नीतू जी, ऐसी जानकारी मिल रही है कि आप नाराज हैं। अब तक महागठबंधन के 7 विधायक एनडीए में जा चुके हैं, अभी जाएंगी क्या? पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मैं विधायक हूँ, जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हूँ। मेरा भी मन है कि हम भी सांसद का चुनाव लड़े, चूँकि हमारा नवादा जिला जो है भूमिहार बहुल क्षेत्र है,
वहाँ हमेशा बाहरी लोग सांसद बने हैं, तो जिसको टिकट मिलेगा वहाँ लोकल इस बार चुनाव आपको जो टिकट देगा लोकसभा का आप उसके साथ चली जाएंगे? हम एकदम क्या कांग्रेस पार्टी में बात हुई आपकी? क्या कांग्रेस से मिलेगा? कांग्रेस नेतृत्व को बता दी। विधायकों के पाला बदल को विपक्ष मुद्दा बना रहा है और आरोप लगा रहा है कि उन्हें डरा धमकाकर दल बदलने को मजबूर किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि क्यों टूट रहे हैं। किसी को डराया जा रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है, किसी को प्रलोभन दिया जा रहा है। टूट रहा है तो उसके टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता हम लोगों के साथ है, जनता मालिक है। ये भारतीय जनता पार्टी विधायकों को तोड़ने के लिए पैसा का खेल, दौलत का खेल करके किसी भी प्रकार से पार्टियों को, अपोजिशन पार्टी को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है और इस वजह से विधायक किसी प्रलोभन में आ गए होंगे। तकनीकी तौर पर देखें तो पाला बदलने वाले विधायक बीजेपी या जेडीयू के सदस्य नहीं बन सकते। अगर ऐसा करते हैं तो फिर उनकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन महारैली से पहले विधायकों को तोड़कर एनडीए के नेता तेजस्वी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। 3 पीए के वजह से मामला बिगड़ रहा है। संजय यादव, प्रीतम यादव और मनोज झा, ये 3 पीए के वजह से, जब तक ये तीनों पीए उधर पार्टी में है, वो लोगों को तोड़ते रहेंगे, लोग टूटते रहेंगे, लोग नाखुश होंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जहाँ पर एमएलए का मान सम्मान नहीं होगा, वहाँ एमएलए टिक नहीं सकता। कुछ और विधायक टूटेंगे क्या? अभी देखते रहे। फिलहाल बिहार में विधायकों के इस पाला बदल का सीधा फायदा एनडीए को एमएलसी के चुनाव में होगा। स्पीकर बीजेपी के हैं, इसलिए विधायकों के दल बदल पर फिलहाल तो किसी तरह के एक्शन की संभावना कम ही दिखती है। माना जा रहा है कि पाला बदलने वाले कुछ विधायक या उनके परिवार के सदस्य को एनडीए की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। हमको तो लगता है अभी शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरुआत है। हालात क्या है? नेता रात में घूम रहे हैं, विधायक दिन में टूट रहे हैं और तब पर भी चैन की बंसी बजा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था उन्होंने व्यक्त किया है, उनका हम स्वागत करते हैं। हमारा कहना है ये तो टेलर था, है अभी आगे खेल बाकी है, आगे बड़ी संख्या में विधायक भाजपा में आने वाले। क्या राजा बजाएगा कांग्रेस की सरकार का बाजा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। लग रहा था कांग्रेस का झगड़ा सुलझ गया, लेकिन कल रात से लेकर आज दिन तक जिस तरीके से सुक्खू विरोधी कैंप में राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं, उसने तो ये संकेत दे दिया है कि अभी तो तूफान से पहले की ये शांति है। हुआ ये कि बागी विधायकों को लेकर अब विक्रमादित्य खेमा प्रतिष्ठा का विषय बनाने की ओर है। कल रात हुआ क्या जिसने खेला पलट दिया, ये जानिए अब आप। चंडीगढ़ के इसी ललित होटल में कांग्रेस के 6 बागी विधायक 2 दिन से मौजूद हैं। गुरुवार की रात को इसी होटल गुपचुप तरीके से विक्रमादित्य सिंह ने बागी विधायकों से मुलाकात की। सवाल ये, क्या हिमाचल में खेल अभी बाकी है? क्या विक्रमादित्य सिंह सीएम सुक्खू की बाजी पलटने की प्लानिंग कर रहे हैं? कांग्रेस के जिन 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बगावत की, उनमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटलेहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, गंगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल शामिल हैं। कल इन विधायकों की सदस्यता विधानसभा के स्पीकर ने रद्द कर दी। माना जा रहा है इस फैसले से विक्रमादित्य सिंह बेहद खफा हैं। इसी बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि विक्रमादित्य सिंह ने बागी विधायकों को समर्थन और मदद का भरोसा दिलाया है। बागी विधायकों के मुताबिक शिमला में अभी कई ऐसे कांग्रेस विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। इन बागी विधायकों ने विक्रमादित्य सिंह से सरकार गिराने की बात की है। विक्रमादित्य की मां और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बाकायदा ये कह भी रही हैं कि स्पीकर का फैसला आहत करने वाला है। स्पीकर साहब ने ये जो फैसला दिया उससे वो लोग भी आहत हुए होंगे। राणा जी की बात करते हो, राजेंद्र राणा, जो कि एक हमीरपुर क्षेत्र से ये बड़ा एमिनेंट चेहरा है जिन्होंने धूमल साहब को हराया और वो चाहते थे कि मेरी कहीं ना कहीं सरकार में एडजस्टमेंट हो।
देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है और क्या फैसला पार्टी हाईकमांड देती है और क्या हमको करना है उसमें, लेट्स सी। असल में जिन बागी विधायकों की सदस्यता स्पीकर ने रद्द की, वो विधायक वीरभद्र परिवार के वफादार माने जाते हैं। माना यह जा रहा है स्पीकर ने सदस्यता रद्द करके सीधे प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को कमजोर किया। कल भले ही पर्यवेक्षकों के सामने ऑल इज वेल दिखाने, बताने और जताने की कोशिश की गई, लेकिन अंदर खाने अब भी नाराजगी कम नहीं हुई है। अंदर की जो खबर है उसके मुताबिक विक्रमादित्य का कैंप सीएम बदलने पर अड़ा है और पर्यवेक्षकों से हुई बातचीत नाकाम रही है। 6 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद सदन में अब कुल 62 विधायक रह गए हैं। इनमें से कांग्रेस के 34 विधायक हैं, बीजेपी के 25, 3 निर्दलीय। अब अगर विक्रमादित्य के समर्थन में 7 विधायक बागी होते हैं तब सुक्खू सरकार गिर जाएगी। वैसे सुक्खू कह रहे हैं वो हर स्थिति का सामना करने को तैयार है। जनता के प्रति जवाबदेही तय करना हमारी सरकार का दायित्व है। उसमें कभी आर्थिक संकट आता है, कभी आपदा संकट आता है, कभी राजनीतिक संकट आता है। इन संकटों का सामना हमने करना है और इन चुनौतियों को लड़ाई की तरह न लड़कर युद्ध की तरह लड़ना है। उधर बीजेपी के नेता लगातार मीटिंग कर रहे हैं, हर स्थिति पर नजर बनाकर रखने की बात कह रहे हैं। हम सजग हैं, राजनीतिक डेवलपमेंट क्या हो रही है। जल्दबाजी में कुछ निर्णय ऐसे कर लिए जिससे पूरे प्रदेश भर में सरकार की और मुख्यमंत्री की छवि बहुत धूमिल हुई है। उनको इस बात को समझना चाहिए कि मेरे हिसाब से तो सरकार रहेगी तो चलेगी नहीं, लेकिन हालात इस प्रकार से अब अपने आप पैदा कर दिए हैं। बागी विधायकों का मामला कोर्ट पहुंच चुका है। हिमाचल के सियासी एपिसोड में फैसला अब कोर्ट से लेकर कांग्रेस आलाकमान के पास है। हिमाचल प्रदेश में सियासी गर्मी के बीच सुक्खू मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित हो गई है। पहले ये बैठक आज शाम 5 बजे होनी थी, लेकिन इसे टालना पड़ा। अब बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। शाम 5 बजे बुलाई गई थी बैठक, टालना पड़ा है आखिरी वक्त में। सुबह 11 बजे अब बुलाई गई है बैठक। देखना होगा कि कल सुबह 11 बजे भी ये मंत्रिमंडल वाली बैठक हो पाती है हिमाचल में या नहीं। महाराष्ट्र लेकर चलती हूँ, जहां सियासत में कांग्रेस और बाकी सहयोगी दलों के बीच, मतलब महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों का बंटवारा अंतिम दौर में बताया जा रहा है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं सीटों को लेकर मामला सुलझ गया है, फॉर्मूला फिक्स कर लिया गया है। शिवसेना अपने कोटे की कुछ सीटें छोटे सहयोगी दलों को देगी। देखिए कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्ष ने मामला सुलझा लिया है। एक सीट छोड़ी गई है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया, लेकिन विरोध के स्वर भी शुरू हो गए। प्रकाश अंबेडकर ने बराबरी की मांग कर ऐलान पर पेच फंसा दिया। मिनिमम जो है वो 6 सीटें जो है वो हम लोग जीतते हैं। ये यहाँ की सिस्टम भी जानती है, राजनीतिक दल भी जानते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो मुर्गी हम लोग ने पकाई है उस मुर्गी का बराबरी के तरीके से हिस्सा होगा, उसको हम लोग ध्यान पर रखते हुए बातचीत कर रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर के बयान के बाद उनको मनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। मैं इतना ही कहूँगा, सीट शेयरिंग की चर्चा लगभग पूरी हो गई है। अब हमने प्रकाश अंबेडकर जी को निमंत्रित किया है। उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार साहब के साथ उनकी एक मीटिंग हो जाए। हमारी बातचीत अंबेडकर साहब से हो गई है और हमने उनको भी इनवाइट किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनके बिगर सीट शेयरिंग नहीं हो सकती। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट मुंबई में 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसमें दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम की सीट शामिल है। अगर प्रकाश अंबेडकर के साथ अंतिम मुहर लग जाती है तो एक सीट उन्हें भी दी जा सकती है। बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। यूपी के बाद लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में हैं। पिछली बार महाराष्ट्र में 48 में से 41 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की, लेकिन 5 साल बाद स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। एनडीए नए साथियों के साथ है और उनकी पहली परीक्षा भी इसी चुनाव में होने वाली है। ध्यान दीजिए, इसी साल के आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं।
लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आयोग ने कहा है, तथ्यहीन बयान देकर वोटर्स को गुमराह ना करें। आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारे या अन्य धर्म स्थलों का इस्तेमाल भी ना करने की हिदायत दी। और अब खबर पश्चिम बंगाल से है। कोलकाता के राजभवन में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री बंगाल की ममता बनर्जी दोनों की मुलाकात हुई है। राजभवन में ममता की राज्यपाल से भी मीटिंग हुई है, जिसमें संदेश खाली को लेकर चर्चा होने की खबर है। प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात पर ममता ने कहा, पीएम ने सामान्य प्रोटोकॉल के तहत मुलाकात की, कोई राजनीतिक बातचीत प्रधानमंत्री से नहीं हुई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारी सहयोगी मनोज्ञा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मनोज्ञा से, कितनी देर की ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच हुई है? मनोज्ञा, क्या जानकारी? देखिए, प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल सीपी घोष से मिली और उस दौरान उन्होंने बाहर निकलकर अभी जो कहा वो ये कहा कि ये प्रोटोकॉल की मीटिंग है। दिलचस्प है कि उसे ममता बनर्जी ने इसे कर्टी मीटिंग बताया है और कहा है कि क्योंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लागू नहीं हुई है, इसलिए मैं एक कर्टी मीटिंग करने आई थी। और क्योंकि चुनाव अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन चुनाव का आगाज आज ही किया है पश्चिम बंगाल में, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली राजनीतिक रैली करके 2024 के चुनाव के लिए। ममता बनर्जी ने जो कहा वो कहा कि हम लोग साथ में बैठे, हमने बात की, और जब बातचीत होती है तो उसमें थोड़ी बहुत राजनीतिक बात भी होती है, लेकिन हमें जो भी अपनी बात राजनीतिक तौर पर पेश करनी होगी वो हम अपनी पब्लिक रैली में पेश करेंगे। यानी कि फिर एक बार आपको तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी देखने को मिलेगा राजनीतिक हलकों में। लेकिन ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चंद मिनटों की ही मुलाकात है, लेकिन ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है कि भले ही राजनीतिक हलकों में लड़ाई उतनी ही तेज हो, लेकिन गंभीरता और पारंपरिक सामंजस्य बैठाने की एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी की जो मर्यादा है उसको उसी ढंग से वैचारिक रूप से रखा गया है। सुक्खू सरकार की डैमेज कंट्रोल की कोशिश, एमएलए नंदलाल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। राज्य वित्त आयोग का चेयरमैन उन्हें बना दिया गया है। विक्रमादित्य के करीबी माने जाते हैं विधायक नंदलाल, जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सुक्खू सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। विक्रमादित्य और उनके खेमे में जो नाराज विधायक हैं उन्हीं को दोबारा अपने पाले में लाने की ये कोशिश देखी जा रही है सुक्खू सरकार की तरफ से, जिसके तहत एमएलए नंदलाल को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।